हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करने वाले हैं लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग पर। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका नोट्स देख लेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकों के शिकायतों के निवारण हेतु बनाई गई संस्था को अम्बुड्समैन के नाम से जाना जाता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नागरिकों की शिकायतों का निवारण हेतु जो संस्था बनाई गई है उसे ही क्या कहा जाता है? अम्बुड्समैन कहा जाता है। एक स्वतंत्र पर्यवेक्षी एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना 1809 ईस्वी में स्वीडन में हुई थी। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जन शिकायतों के निवारणार्थ अम्बुड्समैन के समकक्ष लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 जो 1 जनवरी 2014 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत के तहत केंद्रीय स्तर पर लोकपाल, ये याद रखिएगा कि केंद्रीय स्तर पर लोकपाल होता है एवं राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। ये संस्थाएं गैर संवैधानिक दर्जे वाली वैधानिक निकाय है। ये क्या है? गैर संवैधानिक है, यानी संविधान में इसका प्रावधान नहीं किया गया है। एक वैधानिक इकाई है, लीगल बॉडी है। ठीक है, उपर्युक्त अधिनियम के तहत केंद्र स्तर पर लोकपाल संस्था के अंतर्गत एक अध्यक्ष, देखिए याद रखिएगा, एक अध्यक्ष और 8 से अधिक जो है 8 से अनधिक सदस्यों का प्रावधान किया गया। यानी लोकपाल संस्था का गठन मार्च 2019 में किया गया तथा सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष इसके प्रथम अध्यक्ष बने हैं। आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले यानी प्रथम लोकपाल जो बने हैं उनका नाम क्या है? तो पिनाकी चंद्र घोष कब बने हैं? 2019 में। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट 5 जनवरी 1966 को मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। अब आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका सुझाव किसने दिया था? तो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने इसकी सिफारिश की थी, इसका सुझाव दिया था। ज्ञातव्य है कि बाद में वर्ष 1967 में के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया। पहले जो प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष के हनुमंतैया को पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। भारतीय संसद में लोकपाल विधेयक सर्वप्रथम वर्ष 1968 में चौथी लोकपाल में प्रस्तुत किया गया था। ये भी बात याद रखिएगा कि संसद में सबसे पहले 1968 में चौथी लोकसभा में इसे प्रस्तुत किया गया था। भारत में महाराष्ट्र ऐसा पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 ईस्वी में हुई थी। यानी देखिएगा, महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना 1971 में हुई थी। ज्ञातव्य है कि ओडिशा पहला ऐसा राज्य था जिसने लोकायुक्त संबंधित विधेयक 1970 में पारित किया था, मगर वहां इसे 1983 में लागू किया गया था। लेकिन सबसे पहले 1971 में ही लागू किया जा चुका था। कहाँ? महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद देखिएगा, इसमें कह रहा है उत्तर प्रदेश लोक आयुक्त अधिनियम 1975 के तहत लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, जो उसी विधानमंडल के दोनों सदनों में प्रस्तुत करवाता है। वर्ष 1993 में गठित वहरा समिति का संबंध राजनेताओं और अपराधियों के बीच गठजोड़ की जांच करने से था। राजमन्ना आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी। देखिए, आईएएस और आईपीएस को समाप्त करने की सिफारिश राजमन्ना आयोग किया था, याद रखिएगा। 28 सितंबर 1993 को अनुच्छेद 123 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए तत्कालीन राष्ट्रपति ने मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया था। ज्ञातव्य है कि मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 28 सितंबर 1993 से ही प्रभावी किया गया था। देखिए, मानवाधिकार आयोग जो है कब से प्रभावी है? 1993 से। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक गैर संवैधानिक यानी सांविधिक निकाय है। इसका गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में शामिल हैं प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा एवं राज्यसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष तथा राज्यसभा के उपसभापति, ये सभी शामिल हैं गठित समिति में। ठीक है, उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सक्रिय मात्र सलाहकारी प्रकृति की होती है। मानवाधिकार संरक्षण यानी संशोधन अधिनियम 2019 भारत के मुख्य न्यायाधीश
अथवा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। आयोग के गैर सदस्यों की संख्या 2 से बढ़ाकर 3 किया गया है, जिनमें एक महिला होगी। संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष और दिव्यांगजनों संबंधी मुख्य आयुक्त को भी आयोग के सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग के चेयरपर्सन पहले से ही इसके सदस्य होते हैं। संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा राष्ट्रीय आयोग और राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों की पदावधि को 5 वर्ष से कम करके 3 वर्ष किए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है। यह संशोधन अधिनियम राज्य के मुख्य न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहे किसी व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जा सकने हेतु पात्र बनाता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संबंधी राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन मूलतः अल्पसंख्यक आयोग के रूप में 1978 ईस्वी में किया गया था। देखिए, आपको ये नोट करना है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन कब किया गया, 1978। मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, 1993। ये सारी बातें आपको लिखना है, ठीक है, याद कर लेना है। इसे संसद के 1992 के अधिनियम 17 मई 1992 से प्रभावी के तहत संवैधानिक दर्जा प्राप्त करते हुए वर्तमान स्वरूप दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा पहले 5 समुदायों मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध एवं पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया था। देखिए, प्रारंभ में 5 समुदाय को, ये भी याद रखिएगा, कौन कौन, मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक का दर्जा दिया था। और 27 जनवरी 2014 को जैनों को भी अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में सूचित किया गया। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, बीपी मंडल, जो बिंदेश्वर प्रसाद मंडल, इसकी अध्यक्षता में 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया। मंडल आयोग का प्रमुख कार्य था सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोगों की पहचान करना। संविधान के अनुच्छेद 315 के द्वारा संघ के लिए लोकसेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के परस्पर करार और उन राज्यों के विधानमंडलों के इस आशय का संकल्प पारित करने पर संसद विधि द्वारा उन राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग हेतु बंद कर सकती है। अनुच्छेद 316(1) के तहत संघ लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। ये भी बात याद रखिएगा। जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति का प्राधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल के द्वारा होती है। संविधान के अनुच्छेद 323 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। ठीक है, ये भी बात आप याद रखिएगा। और संविधान के अनुच्छेद 322 के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग के व्यय भारत की संचित निधि पर, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय संबंधी राज्य की संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, याद रखिएगा। अब इससे पूछे जाने वाले जितने ही प्रश्न हैं उन तमाम प्रश्नों को मैं सम्मिलित कर रहा हूँ। ठीक है, हमारे देश के प्रथम लोकपाल कौन है? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, चलिए, ये 2019 में बना था। भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, जो मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया था। सही उत्तर चुने। राज्य स्तर पर लोक आयुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की थी? चलिए, इसमें देखिएगा, इसका राइट आंसर होगा भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग, यानी ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद देखिएगा, ओम्बुड्समैन का भारतीय प्रतिमान है, यानी ओम्बुड्समैन को भारत में लोकपाल कहा जाता है। ठीक है, निम्न में से किस आयोग या समिति ने स्थानीय संस्था ओम्बुड्समैन को बनाने का सुझाव दिया था? तो राइट आंसर होगा प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। उसके बाद देखिए, प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे, कौन थे? ये मोरारजी देसाई। कौन थे? मोरारजी देसाई। उसके बाद देखिएगा,
संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? राइट आंसर होगा 1968 में रखा गया था। उसके बाद देखिए 8 नंबर का लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पुनः स्थापित किया गया था। पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पुनः स्थापित किया गया था। इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया था और सिविल सोसाइटियों के सदस्यों द्वारा इसे कमजोर कहा गया। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1 नंबर है, उसके बाद देखिएगा 1 नंबर है, 3 नंबर है और ये 4 नंबर है, यानी कि 1, 3, 4 डी नंबर बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिएगा अगला सवाल, लोकपाल बिल का मसविदा आलेख तैयार करने हेतु पैनल में बुद्धिजीवी समाज के प्रतिनिधियों में सम्मिलित होते हैं 1, 3 और 5, यानी अन्ना हजारे, 1, 3 संतोष हेगड़े और शांति भूषण, ये 3 आदमी सम्मिलित थे। ठीक है, निम्न में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना की गई थी? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र में, आपको इसके पहले ही बताया था। ठीक है, निम्न में किस राज्य ने सर्वप्रथम लोकायुक्त संस्था की स्थापना की थी? राइट आंसर होगा महाराष्ट्र। उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, किसको प्रस्तुत करेगा? राज्यपाल को। नेक्स्ट देखिएगा उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त की पद धारण अवधि है, राइट आंसर होगा 8 वर्ष। उसके बाद देखिए 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर होगा सी, उत्तराखंड। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किन राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम ने मुख्यमंत्री को भी अपने दायरे में ले लिया है? इसका राइट आंसर है, ये प्रश्नकाल के संदर्भ में सी था। देखिए इसमें है प्रश्नकाल के इसमें सी था, लेकिन वर्तमान में हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, ओडिशा आदि अनेक राज्यों में लोकायुक्त अधिनियम के दायरे में मुख्यमंत्री को भी ले लिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, जिनमें एक कथन ए और दूसरे कारण आर कहा गया है। इसमें देखिएगा राइट क्या है? इसका राइट होगा ए और आर दोनों सही है, परंतु ए आर का व्याख्या नहीं करता है। चलिए इसको मिला लीजिएगा आप लोग। भारत में अल्पसंख्यकों के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये भारत सरकार ने 5 समुदायों यथा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसियों को अल्पसंख्यक के रूप में अनुसूचित किया है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को 1993 में संवैधानिक दर्जा दिया गया है। भारत में सबसे छोटा धार्मिक समुदाय पारसी समुदाय है। भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर देख लीजिएगा, 1 और 4 सही थे, लेकिन केवल 4 ही सही दिया है। वर्तमान में केवल 4 ही सही है, केवल 4 नंबर ही सही है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखिएगा सिर्फ 4 सही है, आप ये सब आंसर गलत हो गया, 4 नंबर सही है। ठीक है, यानी भारत का संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता और संरक्षण देता है। उसके बाद देखिएगा वोहरा समिति का संबंध किससे है? सी नंबर है, राजनेताओं तथा अपराधियों की सांठगांठ से। चलिए उसके बाद देखिए उस समिति का नाम बताएं जिसने राजनीतिज्ञों और अपराधियों के गठबंधन की जांच की वो रिपोर्ट दी। राइट आंसर होगा बोहरा समिति। ठीक है, उसके बाद 20 नंबर में देखिए भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने किया था? डी नंबर, राजमन्ना आयोग ने किया था। ठीक है, उसके बाद देखिए मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में कौन सा भाग जो है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांत एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3, यानी तीनों इसका सही है। चलिए उसके बाद देखिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? राइट आंसर होगा 30। चलिए उसके बाद 10 दिसंबर को बनाया जाता है मानवाधिकार दिवस के रूप में। उसके बाद देखिए अगला सवाल, मानव अधिकारों की अवधारणा का प्रमुख बल है मानव होने के नाते मानव गरिमा पर। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में कौन सा एक संयुक्त राष्ट्र द्वारा सूचीबद्ध मानवाधिकारों में से नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, निजता का अधिकार। उसके बाद देखिएगा निम्नलिखित में से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानवाधिकार समझा जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अनुसार काम का अधिकार और शिक्षा का अधिकार दोनों, यानी कि इसका राइट आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सभी प्रकार के सामाजिक विभेद का उन्मूलन मानवाधिकार की किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? राइट आंसर देखिएगा दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए 1993 में राष्ट्रपति द्वारा मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश जारी किया गया था, किस आर्टिकल के तहत? तो 123 के तहत।
उसके बाद देखिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1993 में लागू हुआ। उसके बाद मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही है? ये बी नंबर सही है। यह अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। उसके बाद देखिए मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था, इसका उद्देश्य था डी, यानी कि मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण देना। मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन, राज्य में मानवाधिकार आयोग सुरक्षा आयोग का गठन, ये सभी के सभी सही है। उसके बाद देखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में लोक सेवक की परिभाषा दी गई है? तो राइट आंसर होगा डी, यानी धारा 2M। उसके बाद देखिएगा मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, सशस्त्र राज्य के सशस्त्र बल। उसके बाद देख लीजिएगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति समिति में निम्न में कौन सदस्य शामिल नहीं होता है? तो राज्यसभा का सभापति शामिल नहीं होता है, ठीक है। चलिए आज का हम लोग अंतिम सवाल देखने वाले हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए सिफारिश करने वाली समिति का कौन सदस्य नहीं है? ठीक है, नहीं होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, ठीक है, राज्यसभा का सभापति। तो बस आज हम लोग यहाँ 35, ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकेंड देखना नहीं भूलिएगा, ये 36 से लेकर नेक्स्ट होगा, आगे होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आप निश्चित रूप से सेकेंड पार्ट जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।